कमला सिंह तरकस। आज द तरकस की टीम पहुंची है ऐसे शख्स के पास जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब तो हम कहेंगे कि भारत और भारत से बाहर भी आपके विचारों की, वैज्ञानिक विचारधारा की आपकी पत्रिका का नाम फैल रहा है और आप BPSS संगठन के संस्थापक रहे हैं और आपने सीतापुर ज़िले में एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद लगातार अपनी सोशल एक्टिविटीज़ से अपना एक स्थान और सम्मान बनाया है। आपकी जीवन संगिनी निर्मला यादव जी, उन्होंने विश्व में भारत अखबार का जो संपादन किया उसमें आपने पूरी जिम्मेदारी से ज़बरदस्त सहयोग किया और आज की डेट में आपको पूरे देश में यादव शक्ति पत्रिका के संपादक के रूप में जाना जाता है। आपकी वैज्ञानिक और संवैधानिक विचारधारा का सम्मान करने वाले, उसके साथ चलने वाले लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। तो आज हम आपसे उन्हें रूबरू कराते हैं। हमारे सामने हैं राजवीर सिंह जी, जो आज हम उनसे बात करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे मैं पहला सवाल करना चाहता हूं कि आपकी इस यादव शक्ति पत्रिका का उद्देश्य क्या है और इसके लिए आपकी क्या रणनीति है और आप कैसे काम कर रहे हैं, इस पर आप प्रकाश डालें। जैसा कि माननीय जी आपने क्वेश्चन किया है, तो उसके लिए भारतीय संविधान में 51A की जो धारा है उस पर ये स्पष्ट दिया हुआ है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। तो जो मैं काम कर रहा हूँ वो भारतीय संविधान के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ और जो भारतीय संविधान के अनुसार मेरी समझ से सही है, क्योंकि जब तक हम संविधान को लेके नहीं चलेंगे तब तक हमें जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। और उसके लिए हम जात विहीन समाज की स्थापना चाहते हैं कि जब जात विहीन समाज की स्थापना होगी तभी जाकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ पाएगा। और जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ेगा देश में तो पूरा समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो जाएगा, तो ये ढोंग ढकोसले पाखंड अंधविश्वास में नहीं फंसेगा। और जब हमारे देश का नवयुवक अंधविश्वास पाखंड से दूर होगा तभी देश की प्रगति हो पाएगी। तो हमें समाज और देश को लेकर के यादव शक्ति के माध्यम से ये लेखन का कार्य हो रहा है, जिसमें हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। मैं आज बैठा हुआ हूँ, माननीय इनको केदारनाथ पांडे जी कहते थे, वो इसी ज़िले के रहने वाले थे और वो आज राहुल सांस्कृतायन जी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। मैंने पेरियार ललई सिंह यादव का साहित्य पढ़ा, उसके बाद में राहुल सांस्कृतायन जी का साहित्य पढ़ा। तो हम ये जो हिंदूवादी व्यवस्था सी उससे दूर हो गए, क्योंकि हमें वो समाज चाहिए जिसमें जो है वो जात पात छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच नहीं होना चाहिए और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज को लेके चले। इसी उद्देश्य के तहत इस पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है, जो भारत के 26 प्रांतों में जा रही है और भारत के बाहर ये नेपाल, मॉरिशस, कनाडा, अमेरिका, दुबई और कई जगह मेरे साथी जो हैं वो दिल्ली से इसको भेज रहे हैं और पूरा उनका सपोर्ट सहयोग ही मिल रहा है। पत्रिका का उद्देश्य जो है वो केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना ही है। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आपसे जुड़े हुए तमाम लोग, अभी माननीय रमाकांत यादव जी जो पूर्व सांसद रहे हैं, तमाम लोगों ने अपने नाम के आगे शूद्र लगाने का काम किया है और उसका एक सुंदर अर्थ भी दिया है, सूरवीर द्रविड़, और भी कई व्याख्याएं हैं उसकी। तो ये आपकी पत्रिका का नाम तो यादव शक्ति है, लेकिन लोग अपने नाम के आगे शूद्र जोड़ रहे हैं और इस हलचल को हम देख रहे हैं कि पूरे देश में बहुत तेजी से उभार आ रहा है। कहीं कोई ब्लॉक प्रमुख हैं, कोई सांसद हैं, कोई और विधायक हैं, पूरी भी उत्तर प्रदेश में बहुत खास तौर से एक नेतृत्व युवाओं के बीच उभर रहा है और जिनको इस बात पर गर्व हो रहा है कि हम गर्व से कहें कि हम शूद्र हैं। इस बात को हम देख रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आपका स्पष्टीकरण हम चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं उन तक ये बात साफ हो सके कि यादव और शूद्र ये एक ही मतलब है या क्या है, क्योंकि यादव शक्ति कहने से एक जाति का कहीं न कहीं बोध होता है।
माननीय इस देश में जो है 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र जो है वो उसी यादव जो है वो उसी शूद्र वर्ण में ही आता है, क्योंकि ये तीनों में तो नहीं है। तो जब ये यादव शक्ति जो आपने नाम पूछा है क्यों रखा गया, तो यादव शक्ति का मतलब ये है कि इसका कृष्ण से लिया गया है, और कृष्ण ने सुदामा से लेकर के कुब्जा तक को बराबर अधिकार समझ दिया, बराबर उनको एक समानता रखी। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं माना कि कुब्जा, और जबकि कुब्जा आज के ज़माने में कुब्जा की बिरादरी और सुदामा की बिरादरी में बहुत अंतर है। तो कृष्ण ने जो सिद्धांत लागू किया सबसे पहले भारत में, वो गणतंत्र की व्यवस्था लागू की। कृष्ण क्योंकि यादव बिरादरी से थे, इसलिए भी इसका नाम यादव रखा गया, यादव शक्ति। और यादव शक्ति का मतलब यादवों से नहीं है, यादव शक्ति का मतलब है वो विचारधारा जिस विचारधारा को कृष्ण ने शुरुआत किया था, इसलिए इसका भी नाम यादव शक्ति रखा गया। और जिसका कि मैं प्रमाण आपको बता चुका हूँ, सुदामा से लेकर कुब्जा तक उन्होंने सबको एक लाइन एक नज़र से देखा, कोई भेदभाव नहीं समझा। इसलिए अभी जो है वो असुर लोकनायक कृष्ण के नाम से ये किताब भी छपी हुई है, और जिसका विमोचन भी माननीय रमाकांत यादव सांसद जी ने किया है। तो ये इसलिए प्रकाशित की गई कि लोग समझ सकें उनके सिद्धांत क्या थे और उनका चरित्र क्या था, क्योंकि जो उनका चरित्र गीता और महाभारत में दिखाया गया है वो वास्तव में उनका चरित्र नहीं था, क्योंकि उनके चरित्र का वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है। वही उन्हीं लोगों ने ऋग्वेद लिखा है, उन्हीं लोगों ने महाभारत लिखा, उन्हीं लोगों ने गीता भी लिखी है। गीता जो है वो कृष्ण की वाणी नहीं है। तो उनके सिद्धांत क्या थे, उनका उद्देश्य क्या था, इस बात को समाज में फैलाने के लिए यादव शक्ति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें कृष्ण की जो वो नीति थी समानता वाली, उसी समानता वाली नीति को प्रचारित किया जा रहा है। और उसी के उपलक्ष्य में असुर लोकनायक कृष्ण नामक पुस्तक का भी प्रकाशन किया गया है। आपने बहुत अच्छा बताया। मैंने भी पढ़ा था कि कृष्णासुर ये शब्द वेदों में आया है, और उन्होंने इंद्र को पराजित किया है। जनता की शक्ति को संगठित करके उनको साथ ले करके इंद्र को पराजित करने वाले महानायक हैं, जो अपनी बांसुरी की आवाज से लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। तमाम इस तरह के संघर्ष उन्होंने किए हैं, और उनके जीवन में कई इस तरह के प्रसंग जबरदस्ती डाले गए, और उनका ब्राह्मणीकरण कहें, पाखंडीकरण कहें, इस तरह से किया गया, और अपने निहित उद्देश्य के लिए उनके चरित्र को विद्रूपित रूप में प्रस्तुत किया गया, मैं समझता हूं। और अंधक वृष्णि जो गण था, जिस गण की व्यवस्था के तहत, जिस गण व्यवस्था में जाति नहीं होती है, वर्ण नहीं होता है, यह देश गण व्यवस्था का रहा है, वर्ण व्यवस्था का नहीं रहा है। मैं समझता हूं कि इसी बात को लेकर के आप अपने इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके इस प्रयास को पूरे देश में आदर मिल रहा है। इससे मुझे खुशी हो रही है कि समतावादी चरित्र निर्माण की तरफ आप एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप युवाओं से और लोगों से कुछ खास तौर से क्या कहना चाहते हैं, अपना संदेश दें। युवाओं से मेरा अनुरोध है कि वो वास्तविकता को जाने, और वास्तविकता क्या है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही बताएगा। आज युवाओं से मेरा ये अनुरोध है, कृपया वो ध्यान दें कि वो विज्ञान को 24 घंटे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे अगर विज्ञान को छोड़ देंगे तो 24 घंटे में ना तो मोटरसाइकिल, कार, मोबाइल ये अगर इस्तेमाल न करें तो शायद मेरी समझ से दुनिया के बहुत से काम रुक जाएंगे। तो युवाओं से मेरा ये अनुरोध है कि पहले वो किसी बात को जाने और तब माने, और ये काम तभी हो सकेगा जब वो पढ़ेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो मानेंगे। इसलिए युवाओं से मेरा ये अनुरोध है, कहीं सुनी बातों को न ध्यान दे करके जो वास्तव में है, ये पेरियार नारायण सिंह यादव ने भी कहा था, महामानव बुद्ध जी ने भी कहा था, किसी बात को आप इसलिए मत मानिए कि वो हमारे किसी धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई है, किसी बात को इसलिए मत मानिए कि वो परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है, किसी बात को इसलिए मत मानिए कि उसको बहुत से लोग मान रहे हैं। किसी बात को मानने से पहले उसे अपने विवेक की कसौटी पर कसना चाहिए। यदि वो खरी उतरती है तो युवाओं को मानना चाहिए, युवाओं को किसी बहाव में नहीं बहना चाहिए,
क्योंकि युवा अधिकतर जो है वो धार्मिक पाखंडों में फंसे हुए हैं। कहीं वो गणेश का पंडाल लग रहा है, कहीं दुर्गा का पंडाल लग रहा है, और कहीं वो कांवड़ जा रही है। तो इसमें वो जाने से उनका विकास नहीं हो पाएगा, ना तो उनका विकास हो पाएगा, ना उनके आने वाली पीढ़ी का विकास हो पाएगा। इसलिए युवाओं से मेरा अनुरोध है कि बगैर जाने हुए किसी बात को ऐसे ही न मान लें, पहले उस पर चिंतन मंथन करें और उसके बाद जो है वो माने। और यही बात जो है वो सामाजिक परिवर्तन के महानायक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने कही थी। उसके लिए सब साहित्य तैयार हो रहा है। युवाओं को चाहिए कि वो ज्योतिराव फूले के सिद्धांत और चरित्र कर्तव्य जो उन्होंने किया है उसको जाने, समझें और पढ़ें। जब उसको वो जान समझ लेंगे तो उनका विवेक स्वतः जागृत हो जाएगा। इसलिए युवाओं से मेरा पुनः अनुरोध है कि वो कहीं सुनी बातों को न मान करके अपना विवेक लगाते हुए तब किसी बात को माने। अभी आप सुन रहे थे राजवीर सिंह यादव शक्ति पत्रिका के संपादक को, और उनके बातों का निचोड़ यह था कि समाधान विज्ञान देगा और हम आस्तिक नास्तिक के दुनिया भर के चक्कर में उलझने के बजाय वास्तविक जीवन पर उतरें, जिससे हमारी भलाई हो, जिससे हमारा कल्याण हो। हम अपने धन का सदुपयोग करें, अपने समय का सदुपयोग करें, शिक्षित बने, तभी हमारा कल्याण होगा। और इस विषय पर आपने हमको समय दिया, बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।